आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं ब्रिटिश काल में शिक्षा का विस्तार से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। इससे पहले हिस्ट्री के जो भी वीडियो डाले हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो अतिशय एकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो प्रिंटिंग प्रेस का जनक माना जाता है पुर्तगालियों को, जिन्होंने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की 1556 ईस्वी में। यानी समय भी दिया हुआ है, स्थान भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। द बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखना है, मोस्ट क्वेश्चन है। 1781 इनका समय रहा है। इन्होंने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी। यानी कि जो प्रथम प्रयास था शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, वो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और इसकी भाषा थी अरबी फारसी। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम जोन्स। एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी, और अध्यक्ष और संस्थापक थे विलियम जोन्स। इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? तो हम देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में, और स्थापना हुई कलकत्ता में। यहाँ 3 प्रश्न छुपे हुए हैं: समय, कौन और कहाँ। एशियाटिक रिसर्चेज नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी इस सोसाइटी से होता था। यहाँ से कुछ भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ। तो हम देखते हैं, कुछ भारतीय ग्रंथ है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, और ये अनुवाद किसने किया? श्रीमद् भागवत गीता, मनुस्मृति और हितोपदेश, ये 3 ग्रंथ है, इनका अनुवाद जॉर्ज विल्किंस ने किया अंग्रेजी भाषा में। इसके बाद देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम और गीत गोविंद, इसके अनुवादक है, यानी अनुवाद किया विलियम जोन्स ने, ये भी अंग्रेजी भाषा में किया। आगे देखते हैं, वाराणसी के ब्रिटिश रेजिडेंट कौन बने? तो वाराणसी के ब्रिटिश रेजिडेंट बने 1791 में जोनाथन डंकन। याद रखना है, ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? तो फोर्ट विलियम की स्थापना, एक कॉलेज था ये, इसकी स्थापना की 1800 ईस्वी में वेलेजली द्वारा कलकत्ता में की गई, और ये 1802 में बंद भी कर दिया गया, क्योंकि 1806 में इसे इंग्लैंड में स्थापित किया। अगला और मोस्ट प्रश्न है ये, आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। भारत में चार्टेड एक्ट, शिक्षा का अधिनियम कब आया? चार्टेड एक्ट, जिसे शिक्षा का अधिनियम भी कहते हैं, यह आया 1813 में श्रीरामपुर कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शिक्षा का प्रसार, ये इसी में है जो प्रश्न था। 1813 में श्रीरामपुर में भारत में चार्टेड एक्ट आया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम प्रयास था, और शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास था। प्रथम प्रयास तो मदरसे से किया गया था, ये वास्तविक रूप में शिक्षा को आगे लाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रयास किया। तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? जो बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? उस समय के जो गवर्नर थे, तो बनाया काउंसिल विधि के सदस्य लॉर्ड मेकाले को। किसको बनाया? लॉर्ड मेकाले को। देखो, बहुत समय तक रहा और बहुत कुछ किया इसने। अंग्रेजों के हित में किया, भारतीयों के हित में नहीं किया। आगे देखते हैं मेकाले के क्या विचार थे, क्या विचारधारा थी। मेकाले की विचारधारा क्या थी? तो मेकाले की जो विचारधारा थी, मेकाले ने कहा, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। देखो, इसने भारतीय साहित्य की को कितना तुच्छ माना। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी, मात्र एक अलमारी के बराबर भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर माना। ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे कौन? मेकाले। मेकाले भारत में अंग्रेजों के हित में सोचते थे,
वो भारतीयों से काम निकालना चाहते थे, यानी काम तो भारतीय करे और स्वार्थ पूरा हो अंग्रेजों का। तो एक भारतीयों का ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जो रंग और रक्त से भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, विचार और नैतिकता तथा बुद्धि से वो अंग्रेज हो, यानी कार्य अंग्रेजों का करे। भारत में शिक्षा पर पहला विवाद किस पर हुआ? इसलिए भारत में विवाद हुआ क्योंकि शिक्षा अंग्रेजी दी जानी थी, यानी अंग्रेजी शिक्षा दी जानी थी, भारतीयों को अंग्रेज बनाया जाना था, तो विवाद तो होना निश्चित था। तो ये विवाद हुआ भाषा के संबंध में, जिसे आंग्ल प्राच्य विवाद कहा गया। ऑकलैंड से पहले अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? देखो, अगर प्रश्न पूछा जाए कि अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया, तो हमारा आंसर होगा ऑकलैंड। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि ऑकलैंड से पहले अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत पर किसने कार्य किया? तो मेकाले ने किया। ये अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत है, इसका अर्थ है कि जो उच्च वर्ग है उनको शिक्षा दी जाए और निचले या जनसाधारण लोग तो उनसे अपने आप ही शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, यानी जो छन कर शिक्षा जाएगी या उनसे जो बची कुची या थोड़ी बहुत शिक्षा मिलेगी वो जनसाधारण को मिलेगी, यानी जनसाधारण के हित में कार्य नहीं किया गया। आगे देखते हैं, बंगाल गजट नामक अखबार किसने निकाला? तो बंगाल गजट नामक अखबार निकाला था 1816 ईस्वी में गंगा किशोर भट्टाचार्य जी द्वारा, और ये अखबार किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। निकालने वाले कौन थे? भारतीय। भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी। और गंगा किशोर भट्टाचार्य जी जो भारतीय थे उन्होंने निकाला। भारत में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई 1817 में राजा राम मोहन राय द्वारा। ये नाम पूरा नहीं लिखा गया। राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, मोहन राय। और इनके मित्र थे डेविड हेयर, इनके सहयोग से ये कार्य किया, क्योंकि जो राजा राम मोहन राय थे वो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से ये विख्यात हुआ। शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? जैसा कि हमने पहले देखा, तो शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत दिया ऑकलैंड ने। उर्दू का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो उर्दू का जो पहला समाचार पत्र था वो 1818 ईस्वी में सैयद उल अखबार द्वारा प्रकाशित हुआ। हम सभी प्रश्नों को सन क्रम से ले रहे हैं ताकि हमें आसानी से याद रहे कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। क्रम से हम इस कार्य को कर रहे हैं। कलकत्ता जनरल नामक अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो कलकत्ता जनरल नामक अखबार जेम्स सिल्क बर्किंघम, जो भारत में स्वतंत्र तटस्थ पत्रिका के जन्मदाता थे, इनके द्वारा किया गया। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की गई उसका श्रेय दिया जाता है राजा राम मोहन राय द्वारा। इन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया और राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस एक्ट द्वारा रखी गई? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई मेकाले के द्वारा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और इनके द्वारा नींव रखी गई। हालांकि इन्होंने भारतीयों के हित का कार्य नहीं किया, पर जो शिक्षा की नींव के बारे में अगर पूछा जाए तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी मेकाले ने 7 मार्च 1835 में एक स्मरण पत्र के द्वारा। विचारधारा क्या थी इनकी? अंग्रेजी शिक्षा दी जाए तो धर्म को बिना हाथ लगाए भारतीयों को अंग्रेज बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारतीयों को अंग्रेज बनाना चाहते थे और अपना काम निकलवाना चाहते थे। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई 1835 में विलियम बेंटिंग द्वारा। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई, विलियम बेंटिंग द्वारा हुई और 1835 में हुई। स्त्री शिक्षा के क्या प्रयास किए गए? यानी शिक्षा तो दी जा रही थी पर उसमें स्त्री शिक्षा के लिए भी कुछ प्रयास किए गए या नहीं किए गए? अगर किए गए तो क्या प्रयास किए गए? तो ये थे 1849 में बैथून के द्वारा
कलकत्ता में भारतीय बालिका या महिलाओं की पाठशाला की स्थापना की गई, यानी 1849 में किया गया, बैथुन के द्वारा किया गया और कलकत्ता में एक पाठशाला खोली गई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? ये था चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे ही कहा गया वुड का घोषणा पत्र या वुड स्पीच। ये 1854 में जारी किया गया था। ये ध्यान रखना है हमें, वुड स्पीच कब जारी किया गया या वुड का घोषणा पत्र कब जारी किया गया? 1854 में। और इसे क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। लॉर्ड रिपन के काल में कौन सा आयोग आया? उसके बाद आया लॉर्ड रिपन, तो उसके समय में कौन सा आयोग आया? उसके समय में आया हंटर शिक्षा आयोग, समय था 1882। तो पूछा जाए हंटर शिक्षा आयोग कब आया? तो 1882 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। इसे हंटर कमीशन भी कहते हैं और इसका नाम था डब्ल्यू हंटर। उद्देश्य क्या था हंटर शिक्षा आयोग का? हंटर शिक्षा आयोग का उद्देश्य बहुत अच्छा था। इसका उद्देश्य था प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना, यानी प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा मिले। शिमला प्रस्ताव या शिमला समझौता कब आया? तो शिमला समझौता के बारे में पूछा जाए तो इसका समय था 1901। यानी कर्जन ने शिमला में समस्त भारत के विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसे शिमला प्रस्ताव या शिमला समझौता कहा जाता है। इसके बाद आया रेले कमीशन, ये आया 1902 में। तो रेले कमीशन कब आया? 1902 में। और शिमला समझौता 1901 में। याद रखना है हमें, क्रम से याद करेंगे तो हमें आसानी से याद रह जाएंगे। शिमला समझौता पहले, उसके बाद रेले कमीशन, फिर रेले कमीशन के सुझाव पर कोई और अधिनियम आया। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। तो रेले कमीशन का प्रश्न देखते हैं हम। रेले कमीशन आया 1902 में सर थॉमस रेले द्वारा। इसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया, जिसमें 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया। हमें याद रखना है 1902 में रेले कमीशन में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। उनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो उनके नाम हैं सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। इन 2 भारतीयों को रेले कमीशन में शामिल किया गया। रेले कमीशन के सुझाव पर कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो रेले कमीशन के सुझाव पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट भी कहा जाता है इसे, गुणवत्ता सुधार हेतु 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। देखो, रेले कमीशन के सुझाव पर एक एक्ट आया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। कब आया? 1904 में, क्योंकि रेले कमीशन 1902 में और इसके सुझाव पर 2 साल बाद 1904 में एक एक्ट आया, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट। और उद्देश्य क्या? गुणवत्ता में सुधार करना। किसकी गुणवत्ता में? शिक्षा या विश्वविद्यालय की गुणवत्ता में। इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई। इससे पहले मैकाले के समय में 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, और 1 लाख रुपए से कुछ भी नहीं होता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का आरंभ कब हुआ? तो देखो आगे फिर क्या प्रावधान आए कि जो अनिवार्य शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा दी जाए और निःशुल्क दी जाए। किसको? प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, यानी जो 8वीं तक के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनके लिए। तो 1906 में बड़ौदा रियासत में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान हो। ये कार्य किसने किया? लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रांतों को आदेश भी दे दिए गए। यानी ये कार्य हुआ लॉर्ड कर्जन के समय में, और इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने प्रांतों में आदेश दे दिए कि प्रांतों की सरकारें प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान रखें और शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो। अब देखो, प्रांतों को अगर आदेश दे दिए तो यहाँ केंद्र ने क्या किया, आगे देखेंगे। लॉर्ड कर्जन के समय किस शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति हुई? तो ये नियुक्ति हुई WH ऑरेंज के द्वारा। नवीन शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव कब आया? नवीन शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव आया 21 फरवरी 1913 को। नवीन शिक्षा संबंधी प्रस्ताव 21 फरवरी 1913 को आया, परंतु 1914 में छिड़े महायुद्ध के कारण इसे क्रियान्वित नहीं किया गया।
कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्या को दूर करने के लिए कौन सा आयोग आया? यानी विश्वविद्यालय में जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए आयोग आया, तो उस आयोग का नाम था 1917-19 सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग। इसकी अध्यक्षता किसने की? माइकल सैंडलर ने। 2 भारतीय सदस्य थे इसमें भी, कौन कौन? आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। देखो, सैंडलर आयोग में भी 2 भारतीय सदस्यों को लिया गया, और ऊपर देखा हमने रेले कमीशन में भी 2 भारतीयों को लिया गया। शिक्षा प्रांतीय विषय कब बनी? तो शिक्षा द्वैत शासन कब लागू हुआ या प्रांतीय विषय कब बनी? तो ये बनी 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के माध्यम से। तो अगर प्रश्न पूछा जाए द्वैत शासन कब लागू हुआ, तो 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। और इसमें क्या किया गया? केंद्रीय अनुदान बंद कर दिया गया, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आ गई। यानी प्रांतों में शिक्षा के प्रसार होने लगे तो केंद्र ने अनुदान देना बंद कर दिया, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई। आगे देखते हैं हार्टोग समिति 1919। अब देखो 1919 में एक क्या है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। दूसरा क्या है? हार्टोग समिति। इसकी सिफारिश पर किसका पुनर्गठन हुआ? हार्टोग समिति की सिफारिश पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ। यानी केंद्र में एक सलाहकार बोर्ड बनाया गया कि क्या किया जाए, अनुदान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आगे देखते हैं बुनियादी शिक्षा योजना कौन लाया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेसिक, मूल या बुनियादी, प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। बुनियादी शिक्षा योजना महात्मा गांधी लाए 1937 में। अक्टूबर 1937 में महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा योजना लाई गई। महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर गांधी जी ने क्या किया? महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन बुलाया, जिसमें कुछ सिफारिशें तय की गई, जिसे वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है। सार्जेंट योजना कब आई? तो सार्जेंट योजना आई 1944 में। भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की। किसने की? सार्जेंट ने, जॉन सार्जेंट ने। और इन्हीं के नाम पे योजना का नाम है सार्जेंट योजना। और कब आई? 1944 में। आगे देखते हैं आजादी के बाद भारत में शिक्षा संबंधी कौन सा आयोग आया? अब देखो 1944 तक हो गया, उसके बाद 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद कौन सा आयोग आया? तो उसके बाद 1948 में एक आयोग आया विश्वविद्यालय से संबंधित। किस नाम से? राधा कृष्णन आयोग। कौन सा आयोग आया? राधा कृष्णन आयोग, जो आजादी के बाद आया। और इन्हीं के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। राधा कृष्णन की सिफारिश पर कौन सा आयोग आया? यानी इनकी सिफारिश पर भी एक आयोग आया, तो उसका नाम क्या है? 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। राधा कृष्णन की सिफारिश पर जो आयोग आया वह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। शिक्षा की रूपरेखा के विस्तृत वर्णन हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की गई? शिक्षा की रूपरेखा बनाई गई, और इसका जो विस्तृत वर्णन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो 1964 में नेहरू सरकार द्वारा कोठारी आयोग की स्थापना की गई। तो ये थे हमारे प्रश्न। वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से ही हमने शुरू से लेकर अंत तक शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश काल में क्या हुआ, कैसे विस्तार हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होती है। तो वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि क्रम से प्रश्न बनाए गए हैं। अगर आपने बीच में कहीं वीडियो स्किप कर दिया तो बीच वाले प्रश्न में मुख्य प्रश्न छूट जाएंगे, और जो क्रम टूटने पर याद नहीं रहने की प्रॉब्लम होती है वो हो जाएगी। और क्रम से याद करेंगे तो हमें सारा कुछ याद हो जाएगा आसानी से। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।